उदय कोटक को लेकर आरबीआई किस बात की समीक्षा कर सकता है? अदानी ग्रुप को 5G सेवा शुरू करने में क्यों हो रही हैं दिक्कतें? एयर इंडिया के पायलटों ने रतन टाटा को क्यों लिखी चिट्ठी? पूंजी जुटाने के लिए एसबीआई की अब क्या है तैयारी? इन सब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड पे फोकस रहेगा। नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट जगत की और सबसे पहले बड़ी खबर की ओर चलते हैं। पहली खबर, बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई उदय कोटक को कोटक महिंद्रा बैंक के बोर्ड में एग्जीक्यूटिव वाइस डायरेक्टर के रूप में दोबारा नियुक्त करने के प्रस्ताव की समीक्षा कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में उनको पद छोड़ने के बाद 21 अप्रैल को कोटक महिंद्रा बैंक के 99% शेयरधारकों ने उदय कोटक को बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में दोबारा चुनने के पक्ष में वोटिंग की। आपको बता दें कि उदय कोटक का कार्यकाल 30 दिसंबर 2023 को खत्म हो रहा है। हालांकि किसी बैंक के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की नियुक्ति के लिए आरबीआई की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है, पर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि क्या ये डायरेक्टर बैंक के बोर्ड में शामिल होने के लिए जरूरी नॉर्म्स यानी मानदंडों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। अगर आरबीआई को लगता है कि नियुक्ति जरूरी नॉर्म्स को ध्यान में रखकर नहीं की गई है तो वो इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप कर सकता है। अब नियम क्या है वो भी समझ लीजिए। बैंकों पर आरबीआई के अप्रैल 2021 के दिशा निर्देशों के अनुसार जो प्रमोटर्स मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या पूर्णकालिक निदेशक, जिसे होल टाइम डायरेक्टर्स भी कहते हैं, अगर वो 12 साल से ज्यादा समय तक अपने पदों पर नहीं बने रह सकते हैं, लेकिन आरबीआई चाहे तो कार्यकाल को 15 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी देते समय आरबीआई ये चेक कर सकता है कि बैंक ने उनके कार्यकाल में कितनी तरक्की की है। दूसरी खबर, कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी ने मंगलवार को शेरपुर गोल्ड रिफाइनरी पूर्व चेयरमैन अमित गोयनका, प्रमोटर जेनियर इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स के अलावा 5 अन्य एंटिटीज को ऑर्डर कम शोकॉज नोटिस जारी किए हैं। यह मामला कंपनी के पैसों की हेराफेरी के साथ साथ अन्य नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। आपको बता दें कि शेरपुर गोल्ड रिफाइनरी सुभाष चंद्र गोयनका के नेतृत्व वाले एसएल ग्रुप का हिस्सा है और फिलहाल इस कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया चल रही है। 2021-22 तक अमित गोयनका इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर थे। सेबी के मुताबिक सुभाष चंद्र के बेटे अमित गोयनका समेत उनके परिवार के मेंबर्स जेनियर इंफ्रा पावर के शेयर होल्डर्स हैं। अपने ऑर्डर में सेबी ने अगले आदेश तक अमित गोयनका और बाकी एंटिटीज को अपनी हिस्सेदारी ना बेचने का निर्देश जारी किया है। सेबी की जांच में पता चला है कि शेरपुर गोल्ड रिफाइनरी के नतीजों को गलत तरीके से पेश किया गया था ताकि कंपनी की संपत्ति को प्रमोटर से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से जेनियर को डायवर्जन किया जा सके। इसके बदले में संबंधित संस्थाओं को उनसे बिना कोई रकम लिए संपत्तियों की बिक्री की गई थी। तीसरी खबर, अदानी ग्रुप 5G सेवा शुरू करने के लिए मियाद बढ़ाने की मांग कर सकता है। दरअसल अदानी ग्रुप ने पिछले साल हुई नीलामी में 5G स्पेक्ट्रम खरीदा था, पर अभी तक इस स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। इस स्पेक्ट्रम का आवंटन हुए अगस्त में पूरा 1 साल हो जाएगा और नियमों के अनुसार कंपनी को आवंटित स्पेक्ट्रम का 1 साल के अंदर इस्तेमाल करना है, लेकिन 8 महीने पूरे होने के बाद भी अब तक अदानी ग्रुप ने किसी तरह की 5G सेवा शुरू नहीं की है। आपको बता दें कि अदानी ग्रुप की तरफ से अदानी डेटा नेटवर्क्स ने स्पेक्ट्रम खरीदा था और माना जा रहा है कि अदानी डेटा नेटवर्क्स दूरसंचार विभाग से 5G सेवा शुरू करने की मियाद बढ़ाने की मांग कर सकता है, क्योंकि हाल में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने 5G रोल आउट ऑब्लिगेशंस के स्टेटस चेक के लिए हुई बैठक में अदानी ग्रुप ने कहा था कि उसके पास 50 से 100 मेगाहर्ट्ज यानी बहुत कम स्पेक्ट्रम है और इसीलिए किसी भी तरह की सेवाओं को रूल आउट करने के लिए सुटेबल यूज केस उनको नहीं मिल पा रहा है। चौथी खबर, एयर इंडिया के पायलटों ने सैलरी स्ट्रक्चर यानी वेतन ढांचे में बदलाव को रोकने के लिए रतन टाटा से दखल देने की अपील की है। एयर इंडिया के 1500 से ज्यादा पायलटों का आरोप है कि एचआर विभाग उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। एयर इंडिया ने अपने पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए 17 अप्रैल को रिवाइज सैलरी स्ट्रक्चर पेश किया था, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होना था, पर नए स्ट्रक्चर को पायलटों और क्रू मेंबर्स ने मानने से इनकार कर दिया है। उनका आरोप है कि एयर इंडिया ने लेबर प्रोसेसेस यानी श्रम प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है और नए कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कराने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया गया है। मैनेजमेंट और क्रू के बीच जारी गतिरोध के समाधान के लिए पायलटों की ओर से रतन टाटा को पत्र लिखकर दखल देने की अपील की गई है। आपको बता दें कि एयर इंडिया और कंपनी के पायलट्स के बीच विवाद का मुद्दा है उड़ान भत्ता, जिसे घटाकर 40 घंटे कर दिया गया। कोविड से पहले ये 70 घंटे पर था। पांचवी खबर, देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई पूंजी जुटाने के लिए डेट मार्केट का रुख कर रहा है। एसबीआई की आने वाले महीनों में AT1 बॉन्ड्स, टियर 2 बॉन्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के मिश्रण से पूंजी जुटाने की योजना है। इसके लिए मई की शुरुआत में बातचीत शुरू होगी और वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के अंत तक यानी जून के अंत तक
जुटाई जाने वाली रकम के बारे में पता चलेगा। बैंक की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पिछले मंगलवार यानी 18 अप्रैल को हुई बैठक में वित्त वर्ष 2024 में $2 अरब तक की राशि जुटाने के लिए सीनियर अनसिक्योर्ड नोट जारी करने को मंजूरी दी थी। साथ ही सीनियर अनसिक्योर्ड नोट के लिए अमेरिकी डॉलर या दूसरी कन्वर्टेबल विदेशी करेंसीज का इस्तेमाल किया जाएगा। आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 7 अप्रैल तक बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ साल दर साल 15.7% पर थी, जो कि 10.2% की डिपॉजिट ग्रोथ से काफी ज्यादा है। लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के बीच बड़े अंतर के चलते बैंकों ने पूंजी जुटाने के लिए अब डेट मार्केट का रुख करना शुरू कर दिया है ताकि लोन की मांग को पूरा किया जा सके। छठी खबर, गूगल प्ले स्टोर मामले में सोमवार को जारी सिंगल जज के फैसले को गूगल ने मंगलवार को चुनौती देने का फैसला किया है। इस फैसले के खिलाफ गूगल की अपील के चलते बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सीसीआई और एडीआईएफ को नोटिस जारी किए हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने गूगल की तत्काल सुनवाई की अर्जी को खारिज कर दिया है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। सोमवार को आए फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीआई को डिजिटल स्टार्टअप्स की संस्था द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन यानी एडीआईएफ की शिकायतों पर 26 अप्रैल तक सुनवाई करने के लिए कहा था। एडीआईएफ ने गूगल पर 25 अक्टूबर 2022 को आए सीसीआई के फैसले का अनुपालन न करने के चलते कार्यवाही शुरू करने की अपील की थी। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं शेयर बाजार की और ऐसे शेयरों पर फोकस करते हैं जिनमें आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ, और ये भी समझते हैं कि इसकी वजह क्या रही है। पहली खबर, गुजरात सरकार की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में 26 अप्रैल को 7 से 20% तक की दमदार तेजी देखने को मिली। दरअसल गुजरात सरकार ने लिस्टेड पीएसयू और अनलिस्टेड कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। इन कंपनियों की ओर से न्यूनतम डिविडेंड, बायबैक और बोनस शेयर जारी करने पर नई पॉलिसी जारी की गई है। गुजरात सरकार ने यह फैसला 2 कारणों से लिया है। पहला, शेयरधारकों के हितों के लिए और दूसरा, इन कंपनियों के वैल्यूएशन बढ़ाने की मंशा से। इस पॉलिसी के मुताबिक लिस्टेड कंपनियों को अपने मुनाफे का कम से कम 30% या नेटवर्थ का 5% डिविडेंड देना होगा। इन दोनों में से जो भी ऊंचा होगा वो डिविडेंड का बेस होगा, यानी इतना डिविडेंड न्यूनतम इन कंपनियों को देना ही होगा। साथ ही कम से कम 2000 करोड़ रुपए के नेटवर्थ और 1000 करोड़ रुपए की नकदी वाली कंपनियों के लिए शेयर बायबैक यानी शेयरों को वापस खरीदना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बोनस शेयर जारी करने को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके मुताबिक पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से 10 गुना ज्यादा रिजर्व्स एंड सरप्लस वाली कंपनियों को बोनस शेयर भी जारी करना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुजरात सरकार की 7 लिस्टेड कंपनियां हैं और सारी कंपनियां फिलहाल मुनाफे में हैं और इस फैसले से शेयरधारकों को काफी फायदा होगा और एनालिस्ट के मुताबिक शेयरों में आगे भी तेजी का रुझान जारी रह सकता है। दूसरी खबर, महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव के शेयर में 26 अप्रैल को शुरुआती कारोबार में 10% तक का उछाल देखने को मिला। दरअसल मंगलवार शाम बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए जो बाजार को काफी पसंद आए। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल दर साल 161 करोड़ रुपए से 73.3% बढ़कर 279 करोड़ रुपए पर रहा। इस दौरान कंपनी की आय 2061 करोड़ रुपए से 18.4% बढ़कर 2440 करोड़ रुपए पर रही, पर कामकाजी मुनाफे में आय से ज्यादा बढ़त हुई है। तिमाही के दौरान कामकाजी मुनाफा 280.4 करोड़ रुपए से 35.7% बढ़कर करीब 381 करोड़ रुपए पर रहा। कामकाजी मार्जिन 13.6% से बढ़कर 15.6% पर रहे हैं, यानी कि 2% का सुधार हुआ है। इस कंपनी का भारत के अलावा यूरोप में कारोबार है जहां मांग काफी मजबूत रही है, कमोडिटी कीमतों में कमी आई है और पेंटअप डिमांड के चलते इंडिया में सेल्स को सपोर्ट मिला है और 1 अप्रैल से नए फ्यूल एमिशन नॉर्म्स लागू होने से पहले कुछ प्री बाइंग भी हुई है व्हीकल्स की, जिस वजह से इस कंपनी को काफी सपोर्ट मिला और उसके साथ साथ फेस्टिवल सीजन के दौरान जो डिमांड है वो भी काफी स्ट्रांग रही है, जिस वजह से इस कंपनी की बिक्री में इजाफा देखने को मिला है। साथ ही साथ यूरोपियन बिजनेस इंडियन बिजनेस की तुलना में करीब 5.8% ज्यादा रहा है। यूरोप इनका एक की मार्केट है जहां पे करीब 1553 करोड़ रुपए के आसपास की आय रही है और उस आय का कुल कंपनी की आय में करीब 51% के आसपास का योगदान देखने को मिला है। तीसरी खबर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स के शेयर में 26 अप्रैल को 0.25% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट की वजह है कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी सीटीओ शशांक साठे का इस्तीफा। शशांक साठे ने पर्सनल रीजंस और बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के चलते इस्तीफा देने की घोषणा की है, जो थोड़ा चौंकाने वाला है। कंपनी के चीफ डिजिटल ऑफिसर डॉक्टर एन राजेंद्रन को सीटीओ के पोर्टफोलियो का अंतरिम पदभार दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्रन एमसीएक्स के साथ नवंबर 2021 से हैं। एमसीएक्स को ज्वाइन करने से पहले आरबीआई की सब्सिडरी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज के सीईओ और डायरेक्टर भी रह चुके हैं और इसके अलावा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीटीओ भी रह चुके थे। इंडियाज लीडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स के फ्यूचर्स में जो कुल ट्रेडिंग होती है उसमें अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा
बड़ी एक्सचेंज है और इसका मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो करीब 97% के आसपास का है अगर आप वित्त वर्ष 2023 के पहले 9 महीने की बात करेंगे। इस प्लेटफॉर्म की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे कई तरह की कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, जिसमें बुलियन, एनर्जी, मेटल्स, एग्री कमोडिटी समेत कई सारी कमोडिटीज शामिल है। उस लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे बड़ी एक्सचेंज है और सीटीओ के इस्तीफे आने के बाद आज शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। चौथी खबर, स्मॉल कैप आईटी कंपनी आरएस सॉफ्टवेयर के शेयर ने 26 अप्रैल को बीएसई पर 37 रुपये 44 पैसे का नया 52 वीक हाई टच किया। शेयर में आज 20% का ऊपरी सर्किट भी हिट हुआ था, क्योंकि चौथी तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आई है। तिमाही दर तिमाही भी और साल दर साल भी देखें तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। चौथी तिमाही में कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा दर्ज किया है, जबकि दिसंबर तिमाही में कंपनी को करीब 55 लाख रुपए का घाटा हुआ था। पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें तो नतीजे और भी दमदार नजर आएंगे। पिछले साल मार्च तिमाही में कंपनी को करीब 7.5 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड घाटा हुआ था। इस दौरान कंपनी की आय तिमाही दर तिमाही 8.4 करोड़ रुपए से 45.2% बढ़कर 12.2 करोड़ रुपए पर रही है। यही नहीं, कंपनी कामकाजी स्तर पर भी घाटे से मुनाफे में लौटी है। चौथी तिमाही में कंपनी ने 1.15 करोड़ रुपए का कामकाजी मुनाफा रिपोर्ट किया है, जबकि दिसंबर तिमाही में कंपनी को करीब 68 लाख रुपए का और पिछले साल की मार्च तिमाही में 3.8 करोड़ रुपए का कामकाजी घाटा हुआ था। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कल के बाजार पर कौन से अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स असर डाल सकते हैं। कल की जहां तक बात है तो कैबिनेट बैठक का फैसला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होनी थी। उसके क्या डिसीजंस आते हैं, उसका जो फैसला है कल बाजार के ऊपर इंपैक्ट करेगा। रिलायंस कैपिटल का दिन आज भी और कल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलायंस कैपिटल की 26 अप्रैल को नीलामी का दूसरा राउंड होने वाला था। कौन सा बिडर विनर के तौर पे सामने आता है, कितनी बोली लगाई जाती है, इसके ऊपर रिलायंस कैपिटल के शेयर की चाल निर्भर करेगी 27 अप्रैल को। नतीजों का सीजन चल रहा है तो 27 अप्रैल को कुछ बड़ी कंपनियों की बात करें तो HUL, एक्सिस बैंक, आईटी स्पेस से टेक महिंद्रा, इनके नतीजे आएंगे। साथ ही साथ आईटी स्पेस से विप्रो के अलावा बजाज फिनसर्व ये भी अपने नतीजे घोषित करेंगे। तो कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनके कल नतीजे आने वाले हैं, ये बाजार की चाल को निर्भर करेंगे। वायदा बाजार के लिए भी कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महीने का आखिरी गुरुवार है। अप्रैल वायदा की मंथली एक्सपायरी होती हुई दिखेगी और मंथली एक्सपायरी है तो हनीवेल ऑटोमेशन, फिलहाल देखा जाए तो ये FNO यानी वायदा बाजार का हिस्सा है, इसका कल वायदा बाजार में आखिरी दिन होगा। साथ ही साथ 27 अप्रैल को विप्रो की बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बायबैक के ऊपर भी विचार होगा। तो विप्रो का बोर्ड क्या फैसला लेता है, किस प्राइस पर यह बायबैक होगा, इसके ऊपर विप्रो के साथ साथ पूरे आईटी सेक्टर की नजर होगी। यही नहीं, वेल्सपन इंडिया पर भी नजर रखिएगा, इसकी भी बोर्ड बैठक होने वाली, जिसमें डिविडेंड के साथ साथ बायबैक पर बोर्ड विचार करेगा। तो वेल्सपन इंडिया भी 27 अप्रैल को ट्रेड में फोकस में रहेगा। मैनकंड फार्मा इसका जो IPO है वो खुला हुआ है। दूसरा दिन तक देखें तो 5 बजे तक ये IPO 87% भर चुका है। आखिरी दिन है 27 अप्रैल को, किस तरह का परफॉर्मेंस वहां पे देखने को मिलता है सब्सक्रिप्शन के एंगल से, कौन बिडर कितनी बोली लगाता है, ये देखना काफ़ी अहम होगा। इससे जो बाकी फार्मा स्टॉक्स है वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होते हुए दिखेंगे। PNB हाउसिंग पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि 27 अप्रैल को इनका जो राइट्स इशू खुला हुआ है वो बंद होता हुआ दिखेगा। कल आखिरी दिन है, अगर आप इसमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपके लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो अमेरिका के Q1 GDP के आंकड़े जारी होंगे। इससे कहीं ना कहीं फेड की जो 3 मई को बैठक का फैसला आने वाला है काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। और यूरोप का अप्रैल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा भी कल ही जारी होगा। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स की चाल निर्भर करने में काफी हद तक इंपॉर्टेंट होगा। इसी के साथ वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत का पूरे दिन भर का हाल पता चल गया होगा। तो कल आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ और कॉर्पोरेट जगत से जुड़े नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।